हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IAS के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 22 ऑफ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। 21 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स आप लोगों के हो चुके हैं ना। हम लोग DI की ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए जिसको भी करना है वो हमें आकर ज्वाइन कर सकता है हमारे ऑफलाइन सेंटर पे। सेंटर का एड्रेस आपको पता ही है, आप देख सकते हैं, वेबसाइट भी है हमारी, उस पर भी आप देख सकते हैं, और आपको यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको नीचे दिखेगा। ठीक है, तो आज हम लोग 22 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। उससे पहले 21 जनवरी के कुछ क्वेश्चंस में हम लोग आज देखने वाले हैं। एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि यहीं से आपके 71st बीपीएससी के क्वेश्चंस बनेंगे, यहीं से कुछ क्वेश्चंस आपके निकल के आने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चाहे बच्चा 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, जो भी बच्चे हैं तैयारी करने वाले हैं, उन्हें हमारे प्लेटफॉर्म A1IAS से जरूर जुड़ना है, तभी आपको कामयाबी आपके हाथ लगेगी। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम यूज्ड फॉर हार्ट सर्जरीज? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक टेली रोबोटिक सिस्टम है, किस कंपनी ने बनाया है? कंपनी का नाम है SS इनोवेशन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ आपको दिखे SSI। तो इसने बनाया है टेली रोबोटिक सिस्टम जो कि सर्जरी कर सकता है। ठीक है, अब कोई भी डॉक्टर है, वो कहाँ बैठा हुआ है? बहुत दूर बैठा हुआ है, और पेशेंट उसका कहीं और है। वहां पे भी एक रोबोट लगा रहेगा पेशेंट के पास, और एक रोबोट होगा, एक मशीन होगी किसके पास? एक होगी डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर चाहे कहीं पे भी बैठा हो, बैठे बैठे वो आराम से इलाज कर सकता है उस पेशेंट का, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यही टेक्नोलॉजी दिखाई गई थी कौन से रोबोटिक सिस्टम द्वारा? तो रोबोट का नाम है SSI मंत्रा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो SSI मंत्रा आप ध्यान रखेंगे। कंपनी का कौन सा नाम है, कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है? तो इसे बनाया है SS इनोवेशन ने, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि एक पेशेंट था, जयपुर में है, जयपुर में एडमिट था, और उसका इलाज किया गया किसके द्वारा? गुरुग्राम में बैठे हुए एक डॉक्टर द्वारा। ठीक है, तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी अब हमारे पास आ गई है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे भी थे, है ना, काफी प्रिसीजन के साथ जो है डॉक्टर जो है इलाज कर पा रहे थे किसका? पेशेंट का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। Which port in India are proposed to be connected under IMEC? IMEC से कौन कौन से पोर्ट को कनेक्ट करने की बात करती है? इंडिया के कौन कौन से पोर्ट को कनेक्ट करने की बात कर रही थी, सब ये पूछा गया है। IMEC के बारे में कल मैं बात कर चुका हूं, इसका करेक्ट आंसर है मुंड्रा, कांडला एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें मुंड्रा और कांडला पोर्ट तो कहां पे है? गुजरात में है, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहां पे है? ये है नवी मुंबई में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नवी मुंबई में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आईमेक के बारे में बताया था, इंडिया मिडिल ईस्टर्न, फुल फॉर्म याद रखेंगे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कुछ भी ना पूछ के सिर्फ फुल फॉर्म पूछ लेती है कौन? बीपीएससी, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज मैं बता चुका हूं। और ये कब साइन हुआ था? ये साइन हुआ था 2023 में G20 के दौरान। G20 कहां पे हुआ था? इंडिया में हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज कनेक्ट, कौन कौन सी कंट्रीज को कनेक्ट करने की बात करी जा रही है, और कौन कौन से पोर्ट शामिल है, सारी चीज बता चुका हूं। इंडिया के 3 पोर्ट शामिल है, मुंड्रा, कांडला और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, तो इस टाइप से चीजों को आपको लिंक करके पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, उड़ीसा सीएम रिप्रेजेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली? ठीक है, मैंने आपको बता रखा है उड़ीसा के नए सीएम जो बने हैं वो कौन है? वो एक ट्राइबल चेहरा है, उनका नाम क्या है? मोहन चरण मांझी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है? मोहन चरण मांझी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनको उड़ीसा का सीएम बनाया गया। इस बार क्वेश्चन भी आ रखा था, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं क्योंझर से, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इस लेवल के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके बीपीएससी एग्जाम्स में। ठीक है, 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, which organizations which organization launched a roadmap in 2019 to reduce snake bite related deaths and disabilities globally? ठीक है, तो मैं आपको स्नेक बाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कल बता रहा था। मैं आपको बता रहा था कि कर्नाटका में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसके स्नेक बाइट के, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हर साल 20 से 30 लाख लोगों को इंडिया में सांप काट लेता है और उससे 50,000 लोगों की मौत हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भाई इस टाइप की जो बीमारी है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, इसको रोका जा सकता है, स्नेक बाइट को तो कम से कम रोका जा सकता है, तो इस पे हमें काम करने की जरूरत है। किसने कहा? डब्ल्यूएचओ ने कहा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया है कि जो
विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अ रोड मैप, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रोड मैप लॉन्च किया 2019 में स्नेक बाइट से रिलेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर है WHO ने लॉन्च किया है, और इसका मकसद क्या है कि 2030 तक जितने भी स्नेक बाइट हो रहे हैं उसको हम लोग हाफ कर दें। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टारगेट 2030 का रखा गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। Who has been appointed as the new DG of BSF? ठीक है, तो BSF लगातार ही न्यूज में रहता है। 1965 में इसका गठन हुआ था, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। ये चीज आपको बता चुका हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, है ना। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके सेक्रेटरी कौन है? इनके सेक्रेटरी हैं गोविंद मोहन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप से हम पढ़ाई करते हैं, इस टाइप से आपको चीजों को लिंक करके चलना है, ठीक है। तो यही पूछा कि किसे अपॉइंट किया गया है न्यू DG ऑफ BSF, तो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर है दलजीत सिंह चौधरी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये RS भट्टी कौन थे? RS भट्टी आप जानते हैं, ये पहले बिहार के DGP थे, है ना, बिहार के DGP थे। अब इनको भेज दिया गया कहाँ पे? CISF में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये CISF में चीफ है, DG हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस निकल के आने वाले हैं, और आपको पढ़ाई इस तरीके से करनी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक देखिए, 22 जनवरी 2025 का पहला टॉपिक है डबल ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा मैरीज टेनिस प्लेयर हिमानी मोर, ठीक है। तो बहुत लोग क्रश में होंगे, कौन? नीरज चोपड़ा। अब इनकी शादी हो गई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने शादी कर ली एक प्राइवेट इवेंट में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता है ना। इनकी शादी हुई है हिमानी है मोर से। ये कौन है? ये टेनिस प्लेयर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और USA में रहती हैं, वहीं पे पली बड़ी हैं, और अभी काम भी वहीं पे कर रही हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं और वहीं पे एक कॉलेज में अभी काम कर रही हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन है? नीरज चोपड़ा जी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने शादी कर ली, और इस टाइप का इन्होंने ट्वीट भी कर रखा था नीरज चोपड़ा ने। आप जानते होंगे इस बार ओलंपिक्स में ये सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओलंपिक्स की जहां तक बात करें, ओलंपिक्स ओलंपिक्स की बात करें 2024 का, कहां पे हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था, ये चीज आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे 6 मेडल्स आए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंडिया के इतिहास का वन ऑफ द सबसे वर्स्ट गेम खेला गया है इस बार सबसे हम लोग कम मेडल्स लेके आए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। टोटल हम लोग 6 मेडल लेके आए हैं, जिसमें एक क्या था? एक था सिल्वर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और 5 क्या थे? 5 थे ब्रॉन्ज, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक जो सिल्वर आया था वो आया था नीरज चोपड़ा जी की वजह से ही, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नीरज चोपड़ा कौन सा गेम खेलते हैं? नीरज चोपड़ा जो गेम खेलते हैं उसको कहते हैं भाला फेंकना, और उसको इंग्लिश में कहते हैं जेवलिन थ्रो, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? जेवलिन थ्रो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें कितने मीटर का थ्रो किया था नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स 2024 में? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जेवलिन थ्रो गेम में ओलंपिक्स 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंका था? तो आपको ध्यान रखना है 89.45 मीटर का भाला फेंका था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा लिंक करके चलना होगा। कौन से पोजीशन पे रहे थे? नीरज चोपड़ा रहे थे सेकंड पोजीशन पे, ये आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहे? फर्स्ट पोजीशन पे थे अरशद नदीम, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अरशद नदीम, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो 99 नहीं 92.97 मीटर का इन्होंने भाला फेंका था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ इन्होंने इतिहास रच दिया था, किसने? अरशद नदीम ने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन में पाकिस्तान था जो गोल्ड मेडल लेके आया। सेकंड पोजीशन पे इंडिया था 89.45 मीटर के साथ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नीरज चोपड़ा जी, है ना, नीरज चोपड़ा से सबने उम्मीद लगा रखी थी कि गोल्ड मेडल जीतेंगे, हालांकि नहीं जीत पाए, फिर भी इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और लगातार परफॉर्मेंस दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए ही नीरज चोपड़ा जो है इंडिविजुअल कैटेगरी में, नीरज चोपड़ा इंडिविजुअल कैटेगरी में, ये ध्यान रखना है, इंडिविजुअल कैटेगरी में लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले ये तीसरे प्लेयर बन चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आपको लिंक करके चलना होगा। मैंने आपको क्या बताया कि टोटली हम लोगों ने 6 मेडल जीते थे। एक तो मैंने आपको बता दिया सिल्वर, है ना। 5 मेडल्स और जीते थे, उसमें भी शूटिंग के अंदर भी हम लोगों ने जीते हैं, जैसे कि मनु बघेल थी, है ना, उन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में 1 मेडल जीता। फिर उन्होंने एक सुरभजीत सिंह के साथ मिलकर 1 मेडल जीता था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन निकल के आएंगे, आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये चीज तो मैंने कवर करा ली है, और देख लो यार, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। जिसको भी पढ़ने की प्रॉब्लम हो वो आराम से इसको पढ़ के अपनी चीजें पूरी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। आसियान टेल्स म्यांमार टू प्रायोरिटाइज सीज फायर ओवर इलेक्शन, ठीक है। तो आसियान में जो कंट्रीज है उनकी तरफ से अर्ज किया गया है म्यांमार को कि भाई आप इलेक्शन छोड़ो, पहले तो सीज फायर ही कर लो अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। आपको पता है कि म्यांमार के अंदर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स खड़े हो गए हैं, किसके खिलाफ? जनता गवर्नमेंट के खिलाफ। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनता गवर्नमेंट मतलब जो वहां की मिलिट्री की जो गवर्नमेंट है जिसको कंट्रोल कर रहे हैं मिन ऑन्ग हिलैंग। एक चीज आपको ध्यान रखना है, आसियान में बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अर्ज किया है किसको? म्यांमार को, भाई आप पहले सीज फायर ही कर लो, उसके बाद आप इलेक्शन कराना कहाँ पे? म्यांमार के अंदर, ठीक है। म्यांमार के भी सत्ता जो है कौन संभाल रहा है? वो संभाल रहे हैं वहां के मिलिट्री चीफ जिनका नाम है मिन ऑन्ग हिलैंग। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिन ऑन्ग हिलैंग, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इन्हीं को अर्ज किया गया है कि भाई पहले आप सीज फायर कर लो, क्योंकि आपके कंट्री में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स खड़े हो गए हैं जो आपके खिलाफ हैं। आपको पता है कि वहां पे काफी ज्यादा वायलेंस हो रहा है, और ये जो ग्रुप्स हैं काफी एग्रेसिवली भी आगे बढ़ रहे हैं, और मिन होंग हिलैंग की जो गवर्नमेंट है, जो कि जनता गवर्नमेंट है, इसको हटाने की कोशिश करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिन ऑन्ग हिलैंग के बारे में आप जानते हैं कि 2021 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कू कर दिया था अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसमें इन्होंने ओंग सान सू की को हटा दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2020 में फिर से ही जीत गई थी इलेक्शंस, और ये बनने वाली थी वहां की प्रेसिडेंट, बट अब इनको हटा दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2021 में इनके ही आर्मी जनरल ने इनको हटा दिया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसलिए ही जो आसियान कंट्रीज है उन्होंने अर्ज किया है कि भाई आप पहले फायर करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो अब इनको जबरदस्ती मिन ऑन्ग हिलैंग को हटाना चाहते हैं सत्ता से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑन्ग सान सू की अभी जेल में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो डेवलपमेंट अभी क्या हुई है ये चीज मैंने आपको बता दिया। आसियान के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आपको हंसी आएगी, 2016-17 के आसपास, 18 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी की तरफ से आसियान के बारे में। उसमें क्या पूछा गया था? उसमें सीधा सीधा आसियान की फुल फॉर्म पूछ ली। तो इस लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि यार ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, बीपीएससी के स्कोप से बाहर है। इजी से इजी क्वेश्चन और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। इस बार का आपने पेपर देख लिया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, वो भी बोलने के बाद कि 69th, सब लोग सोचे थे 69th वाला जो पेपर आया था उससे भी टफ पेपर होने वाला है, यूपीएससी के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा बीपीएससी, बट उसने दिखा दिया कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी कुछ भी गारंटी नहीं है, किसी के भी बोलने पे नहीं जाना, ठीक है। अब आसियान के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ, ध्यान देंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। इसका गठन हुआ था 1967 के अंदर, 1967 के अंदर आसियान डिक्लेरेशन के बाद। आसियान डिक्लेरेशन के बाद ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आसियान डिक्लेरेशन को हम लोग बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है? आसियान से रिलेटेड है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसका गठन कब हुआ था? 1967, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आसियान क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, ठीक है। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी 10 कंट्रीज इसका पार्ट है, उनका एक ग्रुपिंग है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी कंट्रीज का? ये टोटल 10 कंट्रीज का ग्रुप है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हालांकि आसियान के बहुत सारे पार्टनर कंट्रीज भी है, बट आसियान का जो ग्रुप है उसमें टोटल 10 कंट्रीज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं आसियान में कौन कौन सी 10 कंट्रीज है। ये टोटल मिला के कितनी कंट्री है? टोटल मिला के ये 10 कंट्रीज है। एक बार देख लेते हैं। म्यांमार हो गया, है ना, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और फिलीपींस, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो टोटल 10 कंट्रीज आपको मिलेंगी। 1967 के अंदर साइन किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन, और इसको साइन करते टाइम उस टाइम कौन कौन सी कंट्री थी? तो उस टाइम थी एक तो थाईलैंड, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी कंट्री थी ये भी पूछा जा सकता है कि साइन किस किस ने किया था, या फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे। तो थाईलैंड था, सिंगापुर था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, मलेशिया भी था, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, और क्या था? और फिलीपींस था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हर तरीके से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, आपको ध्यान ध्यान रखना है। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे? थाईलैंड था, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अब टोटल 10 कंट्रीज है, इसमें ये ट्रेड को बढ़ावा देने की बात करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से
म्यांमार में भी सत्ता संभाली है किसने, मिन ऑन्ग ह्लेंग ने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो उनके खिलाफ भी कई सारे जो ग्रुप्स हैं वो खड़े हो चुके हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि पहले तो आप वायलेंस रोको अपनी कंट्री में, उसके बाद आप इलेक्शन का सोचना। हालांकि वो तो खुद ही इलेक्शन को लगातार ही पोस्टपोन करते हुए आ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सारी चीज समझ में आ गई। 2024 के अंदर 21st आसियान इंडिया समिट भी हुआ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोई बड़ा इससे रिलेटेड प्रोग्रेस नहीं होता, बस वही चीज होती है कि भाई हमें ट्रेड को बढ़ाना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें प्रोग्रेस देखा गया, रिव्यू किया गया किसका, आसियान इंडियाज या कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का प्रोग्रेस देखा गया कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है, प्लस 10 पॉइंट प्लान भी रखा गया। मतलब वही सेम चीज होती है कि क्या बोलते हैं हम लोग ट्रेड को बढ़ाएंगे, आसपास की सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें बात होती है किसके बीच में, आसियान और इंडिया के बीच में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दिए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देख लेते हैं और किस चीज में बात हुई है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग एक साथ कॉपरेट करेंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, जैसे कि हम लोग पेटीएम यूज करें, हम लोग फोन पे यूज करें, गूगल पे यूज करें, यूपीआई यूज करें, है ना। ई केवाईसी करते हैं, बैंक नहीं जाते, अब हम लोग ई केवाईसी घर पे बैठे बैठे कर लेते हैं। ये जो सारी चीजें ये क्या है, ये है हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंटरनेट वाली दुनिया में है वो क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। साइबर सिक्योरिटी के मामले में और अदर की सेक्टर्स के मामले में क्या हुई है, डील हुई है हमारे किस चीज से, आसियान से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना होगा, है ना। ये चीज मैंने आपको कवर करवा दी। और देखते हैं और इसमें क्या जाना जा सकता है। एक आपको ध्यान रखना है कि ओंग सान सू की कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। इनकी पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, एनएलडी, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ओंग सान सू की एनएलडी से बिलोंग करती है, बल्कि जो कि अभी जेल में है। और मिन ऑन्ग ह्लेंग कौन है, वो है जनता चीफ, म्यांमार के अभी प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ठीक है। उन्होंने ही 2021 के अंदर कू किया था, क्योंकि ओंग सान सू की 2020 के अंदर जीत गई थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और आपको एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, बोनस पॉइंट बता देता हूँ आपको, किसके रिलेटेड, आसियान से रिलेटेड। आसियान में एक इन्होंने आइडिया रखा कि फ्यूचर फोरम होना चाहिए। अभी फ्यूचर फोरम का क्या काम था, फ्यूचर फोरम होना चाहिए। फ्यूचर फोरम में क्या था कि जो भी नए नए आइडियाज है, नए नए इनोवेशंस है, ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या चीज इनोवेट कर सकते हैं, वो इस फोरम में डिस्कस करा जाए। ये आसियान की तरफ से भी रखा गया है। कब रखा गया था, 2023 में रखा गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। और सारी चीज मैंने बता दी आपको, जो इसको पढ़ना चाहें तो वो इसको पढ़ भी सकते हैं। एक और चीज बस आप ध्यान रखेंगे, ये जो 21st आसियान इंडिया समिट हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी लाओस के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, आसियान और इंडिया की समिट कहाँ हुई थी, लाओस में हुई थी, और लाओस के कैपिटल सिटी वियंतियन में हुई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वियंतियन में हुई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वियंतियन ऐसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज हुई है क्या, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। लाओस की कैपिटल क्या है, वियंतियन है, और यहीं पे इंडिया और आसियान की 21st आसियान इंडिया समिट हुई 2024 के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आपको कवर करते हुए चलना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टिकटॉक रिस्टोर्स सर्विसेज इन यूएस थैंक्स डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। तो आपको पता होगा कि टिकटॉक को बैन कर दिया गया था, कहां पे, यूएसए में, जो इंडिया ने 5 साल पहले कर दिया एक झटके से। टिकटॉक को बैन करने में बहुत मशक्कत लगी, कहां पे, यूएसए के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो बाइडेन ने जाते आते बैन तो कर दिया, बट डोनाल्ड ट्रम्प ने आते ही इसको वापस लेकर आ गया, है ना। क्यों, क्योंकि जो यूएसए के लोग हैं बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए थे किस चीज से, टिकटॉक से, और वो लिटरली रो रहे थे कि भाई टिकटॉक गायब हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। वो किसी भी चाइना के ऐप को प्रमोट करने के लिए एकदम राजी थे कि भाई हाँ, जो भी ऐप आएगा हम लोग उसको चलाएंगे। टिकटॉक नहीं है तो टिकटॉक जैसी कोई भी ऐप लेके आएगा चाइना, तो हम लोग उसको चलाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प जैसी आए, सबसे पहले तो इन्होंने टिकटॉक को ही, इन पे जो बैन लगा दिया गया था उसे हटा दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको परमानेंटली बैन को नहीं हटाया गया है, इनको 75 डेज का चांस दिया गया है, भाई 75 दिन है आपके पास, 75 दिन में एक अच्छा सा आप बायर ढूंढो और उसको उसको अपनी कंपनी को बेच दो, ठीक है। अपनी कंपनी का जो अमेरिका वाला ऑपरेशन है उसे बेच दो कोई अच्छे बायर को। अभी तक इसको कोई भी बायर नहीं मिल रहा था, किसके, टिकटॉक कह रहा था कि इन्हें कोई भी अच्छा बायर नहीं मिला, इसलिए इसलिए इन लोगों ने अपनी कंपनी का ऑपरेशन बेचा नहीं है, कहाँ पे, यूएसए की कोई भी बायर को। जैसे ही मिलेगा हम लोग बेच देंगे, बट ये नहीं बेच रहा था, तो इसलिए जो बाइडन है इन्होंने कहा कि भाई आप बेच नहीं रहे हो, आपको इतना टाइम दिया गया, तो इसलिए हम लोग आपको बैन करते हैं। हालांकि ट्रम्प ने इनको 75 दिन की मोहलत और दी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब टिकटॉक के साथ प्रॉब्लम क्या है ये जानो।
टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है वो है बाइट डांस करके इसका नाम है, बाइट डांस। और जितना भी डेटा है वो इसके पास रहता है और ये डेटा शेयर करते हैं किससे, चाइना की गवर्नमेंट के साथ। ये इस पे आरोप है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको पता है यूएसए डेटा के मामले में कितना ज्यादा लाइक सीरियसली लेता है चीजों को। उसने कहा कि भाई आप ऐसे हम लोगों के डेटा को गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमेरिका में या तो आप अपनी कंपनी को बंद कर लो, है ना, या तो इस अपनी कंपनी को बंद ही कर दो, या इसका जो ऑपरेशन है सिर्फ अमेरिका का, पूरे वर्ल्ड का नहीं ऑब्वियसली, है ना, सिर्फ अमेरिका का किसी अमेरिकन सिटीजन को दे दो, किसी अमेरिकन सिटीजन को दे दो, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन ही अपनाया जा सकता है ना, तो सेकंड ऑप्शन को अपनाने का सोचा, बट इन्हें कह रहा था, टिकटॉक कह रहे थे कि भाई हमें तो कोई बायर मिल ही नहीं रहा जो ढंग के रुपए दे पाए, ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं बेच रहे, और नहीं बेच रहे तो जो बाइडन ने बैन कर दिया, ठीक है। पर ट्रंप ने कहा कि ठीक है हम लोग आपको 75 डेज और देते हैं, आप आराम से सोचो कि कोई अच्छा बायर मिलेगा तो हम आप उसको हैंड ओवर कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। बाइट डांस के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। अभी ट्रम्प जैसे आए हैं उन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अभी आगे के टॉपिक्स को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अवामी लीग मोबिलाइजेस अगेंस्ट यूनुस गवर्नमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अवामी लीग कौन सी है, वही शेख हसीना वाली, इंदिरा की फ्रेंड शेख हसीना की पार्टी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शेख हसीना जो है अब वो एक तरीके से फिर से चैलेंज करने के लिए तैयार है, किसको, मोहम्मद यूनुस को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले जो शेख हसीना के बेटे हैं, जो कि अभी वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, आई थिंक अमेरिका में रहते हैं, वो भी अपनी बयान से पलटे थे, आपको पता होगा। उन्होंने बयान दिया था कि शेख हसीना दोबारा कभी भी चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगी, वो पॉलिटिक्स से संन्यास ले रही हैं। ये किसकी तरफ से कहा गया था, शेख हसीना के बेटे की तरफ से, जब ये सब कू हुआ था उनके खिलाफ। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट वो भी पलट गए थे, बाद में बोला कि नहीं हो सकता है लेंगे, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अब उनकी जो पार्टी है वो सीधा चैलेंज करिए किसको, मोहम्मद यूनुस को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि उनको एजेंट बताया जाता है अमेरिका का, आपको पता ही है। अब इनके लिए प्रॉब्लम शेख हसीना से ज्यादा शेख हसीना से ज्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अब प्रॉब्लम हो रही है इनकी एक सहपाठी, ठीक है, मतलब इनके साथ ही काम करने वाली, साथ ही प्लानिंग करने वाली बीएनपी से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब कू हुआ था तो बीएनपी को लगा, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी को, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को लगा भाई कू हुआ है तो इनको फायदा होने वाला है, क्योंकि इसके बाद एक पार्टी बचेगी बीएनपी और फिर वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे, ये इनको लगा था, ठीक है। बट इनके साथ भी उल्टा हो गया। इनको इन्होंने बोला था कि हाँ भाई हम लोग चुनाव तो कराएंगे, बट अब ये चुनाव करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अब ये 5-6 साल तक ऐसी राज करना चाहते हैं, अनइलेक्टेड होके ही राज करना चाहते हैं, किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। इससे जो बीएनपी है, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, खालिदा जिया, जो कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, इनकी पार्टी भी गुस्सा हो गई, किससे, मोहम्मद यूनुस से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मोहम्मद यूनुस से दोनों दोनों गुस्सा है, कौन कौन, शेख हसीना की पार्टी, शेख हसीना की पार्टी, अवामी लीग भी गुस्सा है, और बीएनपी इसकी चीफ है कौन, खालिदा जिया, वो भी गुस्सा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक तरीके से इनके दोनों में से कोई भी दोस्त नहीं है, दोनों ही दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि खालिदा जिया को चाहिए था कि फटाफट इलेक्शंस हो, बट ये इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार नहीं है ना। सेकंड प्रॉब्लम ये भी हुई, जब ये लोग चैलेंज करें किस चीज को, मोहम्मद यूनुस को, कि ये जो आप अमेंडमेंट लाना चाहते हो किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसमें सेकुलरिज्म को, सोशलिज्म को और नेशनलिज्म को हटाना चाहते हो 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि आप तो अनइलेक्टेड हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप अनइलेक्टेड होकर कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चेंज कर सकते हो, है ना। ये किसकी तरफ से कहा गया, ये दोनों ही पार्टी की तरफ से कहा गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और काफी क्रिटिसाइज भी किया गया किसके द्वारा, अवामी लीग के सेक्रेटरी महबूल अलाम हनीफ के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में सुर मिलाया किसने, बीएनपी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी, जिनका नाम है मिर्जा फखरुल इस्लाम, इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया किसको, मोहम्मद यूनुस को, कि आप बिना पार्टीज के सहमति के इस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकते। आपको जितनी भी पार्टीज हैं बांग्लादेश की, सबके साथ एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें क्लियर होंगी। समझ में आ गया बांग्लादेश में क्या चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं अमेरिका में। अमेरिका में आ गई है अब ट्रंप सरकार, ठीक है। दूसरी बार ट्रंप पावर में आ चुका, हमको पता होगा, है ना। और ये एक तरीके से ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, किसके, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं अमेरिका के इतिहास के। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 47th प्रेसिडेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले ये 45th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, किसके,
अमेरिका के, आपको पता ही है ना, 2020 में इनकी सरकार चली गई थी और 46वें प्रेसिडेंट बने थे जो बाइडेन, और उसके बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप का कमबैक हो चुका है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आते ही इन्होंने 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव एक्शंस को साइन कर दिया। ट्रंप आपको पता ही है अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जो प्रेसिडेंट होता है यूएसए का, वो एक तरीके से किंग होता है, क्योंकि वो कुछ भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी उसको लगे वो उसको साइन कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो ट्रंप है, इन्होंने 100 से भी ज्यादा एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है उनको साइन कर दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसमें से एक एक्शन था कि टिकटॉक पे जो बैन है उसे हम लोग हटाते हैं, है ना। बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बन चुके हैं। और आपको पता है कि हमारे इंडिया के रिचेस्ट व्यक्ति मुकेश अंबानी भी इनसे मिलने के लिए गए हुए थे, है ना। मुकेश अंबानी भी मिलने के लिए गए हुए थे, उसमें भी काफी सामने ही खड़े हुए थे जब भाषण दे रहे थे, कौन, डोनाल्ड ट्रंप सामने ही खड़े थे, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। हालांकि वहां पे जाने के भी पैसे लिए गए थे, किसकी तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की तरफ से। तो ऐसा भी चलता है वहां पे अमेरिका के अंदर, है ना, मतलब हर चीज में कैपिटलाइजेशन कर रखे हैं इन लोगों ने। और दूसरी चीज ये भी देखा गया कि एस जयशंकर साहब भी गए हुए हैं, वो भी फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि इंडिया की क्या वैल्यू है ट्रंप की नजर में। हालांकि देखना ये जरूरी है कि जो इंडिया के खिलाफ रेसिज्म हो रहा है, इंडियन जो कम्युनिटी है जिसने इतना सपोर्ट किया है हमेशा यूएसए को, और इस बार ट्रंप को भी सपोर्ट किया, ट्रंप को जिताने में एक बहुत अहम रोल रहा है इंडियन अमेरिकन का, के खिलाफ रेसिज्म हो रहा है, ठीक है। जो कि दिखने में इंडियन है बट है तो अमेरिकन सिटीजन, बट स्टिल इनके खिलाफ क्या हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है अमेरिका में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखते हैं ट्रंप इसको रोकने के लिए क्या करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनडीए अटैक्स राहुल फॉर कॉलिंग बिहार कास्ट सर्वे फेक, ठीक है। तो आपको पता है कि राहुल गांधी आ रखे हैं बिहार में, और ये गर्दनीबाग के प्रोटेस्ट में भी गए थे, आपको पता है ना। उसके बाद ये भाषण देते टाइम कह दिया कि हम लोग पूरे देश में ही कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, पूरे देश में ही हम चाहते हैं कि जो पिछड़े लोग हैं उनको उनका हक दिया जाए। किसकी तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से ये बात कही गई, ठीक है। कहते कहते इन्होंने ये भी बात कह दी कि भाई ये जो कास्ट सेंसस हुआ है ना यहाँ पे बिहार में, ये बिल्कुल फेक है। आपको पता है कि कास्ट सेंसस किया गया था, नीतीश कुमार ने ही करवाया था। उस कास्ट सेंसस में निकल के आया कि जो जिनको सो कॉल्ड पिछड़ा कहा जाता है, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। पिछड़ा कहा जाता है, उनकी जो आबादी है वो ज्यादा है, तो आबादी जब उनकी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उनको हक भी ज्यादा होना चाहिए। किसकी तरफ से तर्क दिया जा रहा था, किसकी तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से और बहुत सारी पार्टीज की तरफ से, ठीक है। एक कास्ट सर्वे हुआ, इसी कास्ट सर्वे को फेक बता दिया गया, किसके द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा। और इस पे तंज कसा है किसने, एनडीए ने। भाई राहुल गांधी तो पिछड़े लोगों के खिलाफ काम करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हालांकि कोई भी अगाड़ी और पिछाड़ी कुछ भी ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि कोई आगे है कोई पीछे है, सिर्फ वो किसी कास्ट में पैदा हुआ है तो इस बेसिस पे हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इससे ऊपर उठ के आना चाहिए, क्योंकि आपने एक रील भी देखी होगी, एक लड़का था वो कह रहा था कि कोई यहाँ पे किसी भी कास्ट का हो, बाहर जाएगा तो वो लेबर ही रहेगा, ठीक है। तो हमें इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग एक लेबर फैक्ट्री बन के ना रह जाए, बल्कि एक अच्छा खुद से ही डेवलपमेंट करने वाला एक बढ़िया स्टेट बन के निकल के आए, जैसे कि हम लोग तमिलनाडु को जानते हैं, कर्नाटका को जानते हैं, दिल्ली को जानते हैं, उस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको भी अगर आप चाहे पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जीपी सिंह अपॉइंटेड सीआरपीएफ चीफ, ठीक है। तो सीआरपीएफ को उनके नए चीफ बन गए हैं, नए डीजी बन गए हैं। डीजी का नाम क्या है, जीपी सिंह नाम है इनका, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं और ये असम मेघालय कैडर से बिलोंग करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। असम मेघालय कैडर से बिलोंग करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको याद होगा कि आज से करीब 10-15 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था वितुल कुमार सिंह, वितुल कुमार, वितुल कुमार का नाम मैंने आपको बताया था कि इनको मैंने बताया था कि ये नए एक्टिंग डीजी बने हैं, किसके, सीआरपीएफ के, ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये टेम्पररी के लिए बने थे क्योंकि कोई भी नया डीजी को अपॉइंट नहीं किया गया था। तो अब नए डीजी मिल चुके हैं सीआरपीएफ के, उनका नाम है जीपी सिंह, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो कि आसाम मेघालय कैडर से हैं। और अभी ये डीजी थे कहाँ पे, अब ये डीजीपी बन रखे थे कहाँ पे, आसाम के, बट अब ये बन गए हैं सीआरपीएफ के डीजी और 2027 तक यही रहने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया, तो ऑब्वियसली जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं बड़ी अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की तरफ से इनका अपॉइंटमेंट किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इससे पहले ये एनआईए में भी काम कर चुके हैं। जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था 2019-20 के दौरान, तो उसमें भी ये एनआईए में थे, ठीक है। तो इनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इनको आसाम भेज दिया गया था डीजी बना के, बट अब ये बन गए हैं सीआरपीएफ के डीजी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनका पूरा नाम देख लीजिए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जीपी सिंह, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आईआईटी मद्रास डायरेक्टर बी कमाकोटी फेवरिंग गौमूत्र स्पार्क्स डिबेट। ठीक है, तो ये है आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर और ये कहीं पे स्पीच दे रहे थे। स्पीच देते टाइम इन्होंने अपने भाषण के दौरान गौमूत्र की तारीफें करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, इन्होंने कहा कि गौमूत्र के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं और ये एक स्टोरी सुना रहे थे किसकी, एक सन्यासी की, जिनके बारे में बता रहे थे कि उसको बहुत ज्यादा हाई फीवर था, पर वो गौमूत्र को फिर कंज्यूम करने से उसकी रिकवरी काफी जल्दी हुई है ना। फिर वो और कुछ भी चीजों के बारे में बताते हैं कि जैसे गौमूत्र में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस जैसे कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम जैसे जो कंडीशंस होती है उनको भी ठीक करने में काफी मददगार है इस चीज, क्या गौमूत्र। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे शोध भी हुए हैं और पता भी चला है कि जो गौमूत्र है इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके तौर पे, एज अ मेडिसिन बनाने के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है गौमूत्र का, आपको पता ही है। ठीक है, गौमूत्र के काफी फायदे गिनाए गए हैं हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है ना। इसलिए ही आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने तो ये कहा, गौमूत्र की तारीफें की, बट कुछ लोग जो हैं और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग हैं उनको ये काफी बुरी लग गई। उनको लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है ना भाई, क्यों नहीं हो सकता? आप एक बात बताओ, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितने भी मेडिसिन बनाते हैं वो आप किसी की हड्डियों से तो बना रहे हो, किसी के कुछ से बना रहे हो, और इससे भी तो एविडेंस यही निकल के आ रहा है कि गौमूत्र में इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे मेडिसिन में काम आती है, जो आप देख भी रहे हैं कि जिससे मेडिसिन बनता ही है। ठीक है, तो क्यों नहीं कोई उसकी तारीफ करे, है ना। पर कुछ लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगती और इसलिए फिर इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और ऑनलाइन शेयर किया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे तो लोग काफी ज्यादा डॉग लवर बनते हैं, आपको पता ही है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी आपने देखा होगा डॉग लवर बनेंगे और वो बोलेंगे कि एनिमल्स को सेव करना चाहिए, बट फिर वो एनिमल्स को खाएंगे भी, है ना। और जब काऊ की बात आ जाए तो फिर उसमें भी उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है और ऐसे वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। आपको पता है दिवाली के टाइम पे अभी क्रैकर्स वाली जब बात चल रही थी, इनका तर्क रहता है कि क्रैकर से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है एनिमल्स को। ये ट्रू भी है, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, बट जब हम लोग सेव करने की बात करेंगे एनिमल्स को तो उससे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। उनके लिए एनिमल मतलब सिर्फ डॉग होता है, आपको पता है। जो हमारे खासकर जो बॉलीवुड वाला गैंग है उसमें तो ये चीज आप जानते हैं। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास वाले जो डायरेक्टर थे, आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने जब शेयर किया गौमूत्र के बारे में कि इस टाइप की इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया, ऑनलाइन हेट दिया गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको आप पढ़ना चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 डेड 4 मिसिंग एज बोट कैप्साइजेस। कैप्साइज मतलब होता है उल्टा पलट जाना, इन गंगा इन बिहार कटिहार। ठीक है, तो बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में एक काफी दुखद घटना सामने आ रही है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि एक जो बोट है जिसमें कई सारे लोग ट्रेवल कर रहे थे, अराउंड 30 40 50 लोग ट्रेवल कर रहे थे, वो एकदम से पलट गई और उससे 3 लोगों की मौत हो गई। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 4 लोगों का अभी भी अता पता नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये इंसिडेंट आप जानते ही हैं, ये लगातार होता ही रहता है। पटना में भी गंगा जो यहाँ से गुजरती है तो वहां से भी कई लोगों की ऐसे मौत सामने देखी गई है, इसलिए हमें प्रिकॉशन थोड़ी रखने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली मोदी ट्रम्प मीट क्वाड समिट ट्रेड इमिग्रेशन एंड टैरिफ्स ऑन जयशंकर वॉशिंगटन एजेंडा। ठीक है, आपको पता ही है कि एस जयशंकर कहाँ पे गए हुए हैं, यूएसए गए हुए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यूएसए के उनके 47वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिल चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप की सेरेमनी में सबसे आगे कौन बैठे हुए थे? एस जयशंकर साहब बैठे हुए थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जो एस जयशंकर है इनको काफी प्रायोरिटी दी गई। दैट मीन्स कि इंडिया को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका की जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनके भी फॉरेन मिनिस्टर जो थे या उनकी तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेशन आया था वो लोग काफी पीछे बैठे हुए थे और जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं वो काफी आगे बैठे हुए थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दैट मीन्स कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे हमारे यूएसए के साथ रिश्ते अच्छे हों, मतलब कम से कम जो बाइडेन के टाइम से तो अच्छे ही हो, है ना। जो बाइडेन के टाइम पे भी ठीक थे, बट उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करने की कोशिश की इंडिया और उसके आसपास की कंट्रीज में। पर देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको एक यूनिफायर के टाइम पर यूनिफायर के तौर पे जाना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लोगों को डिवाइड करने की बात करेंगे अलग अलग रिलीजन के नाम पे या धर्म के नाम पे, किसी भी जात के नाम पे, है ना, या अलग अलग कंट्रीज में लड़वाने की काम करेंगे, जो कि जो बाइडेन ने किया। वो यूनिफाई करने का काम करेंगे और वॉर्स को रोकने का काम करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
जो डोनाल्ड ट्रंप है ये भी कहकर आए हैं कि वो क्या करने वाले हैं, वो रशिया और यूक्रेन वॉर को रुकवाने वाले हैं, जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है। साथ में उन्होंने इसराइल और हमास के लोगों की भी, इसराइल और हमास के जो लोग हैं उनके बीच में भी सीज फायर करवा दिया है, आपको पता है, ठीक है। आपको पता है कि इसराइल ने किस टाइप से अराउंड 47,000 जो पैलेस्टीनियन थे उनको मार दिया, ठीक है। मतलब उनको उन्हीं के घर में मार दिया गया, किसके द्वारा, इसराइल के द्वारा। ये चीज आपको पता है, ठीक है। अभी 47,000 के 47,000 तो टेररिस्ट नहीं हो सकते, ये चीज आपको पता ही है ना। अब इतने सारे लोग तो टेररिस्ट होंगे नहीं, पर इन सबको अंधाधुंध मारा है किसने, इसराइल ने। ये चीज आप जानते होंगे, ठीक है। किसी को नहीं देखा कौन बच्चा है कौन बूढ़ा है। हॉस्पिटल में भी इनकी तरफ से मिसाइल्स दागे गए थे, ये चीज आप जानते हैं ना। इसराइल का कहना था कि भाई ये जो टेररिस्ट हैं ये हॉस्पिटल के अंदर जाके छुप जाते हैं, तो मैं करूं क्या, हम लोग करें क्या। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि हम लोग ये कैसे चूज करें कि भाई कौन टेररिस्ट है कौन नहीं, क्योंकि ये तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके घर के नीचे ही इन्होंने अपना बना रखा अपना ठिकाना, तो हम लोग को पूरे घर को ही उड़ाना पड़ता है। उससे कई लोगों की मौत भी हो गई। 47,000 तो ऑफिशियल आंकड़ा है, पर बहुत सारे जो फिलिस्तीनी हैं वो मारे गए हैं, किसकी तरफ से, इसराइल की तरफ से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसराइल का भी नुकसान हुआ है, बट उस लेवल का नहीं हुआ। हालांकि गलत तरीके से जो हमास ने बंधक बना लिए थे इजरायली लोगों को, ज्यूज लोगों को, उनको हमास ने लौटा दिया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसराइल की तरफ से भी कई सारे जो बंदी थे उनको छोड़ा जा रहा है, जो कि हमास से बिलोंग करते थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है इन्वेजिव वाटर हाइसिंथ थ्रेटन्स फिशर्स लिवलीहुड ऑन पॉपुलर केनियन लेक, ठीक है। तो वाटर हाइसिंथ के बारे में आपको जानना जरूरी है, इसको आपने जरूर से देखा होगा, है ना। क्योंकि जो साउथ एशियन कंट्रीज है उसी में ये देखा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी अच्छे से पिक्चर। कुछ इस टाइप का दिखता है कि आपको कई सारे वाटर पॉन्ड हो गया, ठीक है, जहाँ पे वाटर जमा रहता है वहां पे आपको ये वाटर हाइसिंथ देखा होगा, ठीक है। इससे प्रॉब्लम है, दिखने में तो काफी सुंदर है क्योंकि इसके पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, जो काफी, अगर मार्केट में इसे बेचने जाओ तो काफी महंगे भी बिकते हैं ना। बट इसके साथ प्रॉब्लमेटिक ये है कि एक तो ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी इनकी आबादी बढ़ती है, इनकी जो पॉपुलेशन है लगातार ही बढ़ती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ऊपर वाला जो एरिया है वाटर का वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, देख लीजिए, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया इन्होंने। अब इसके नीचे जो जीव जंतु होंगे, जो पानी के नीचे होंगे, अब वो सांस कैसे लेंगे, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से पूरा ब्लॉक कर देते हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम कर देते हैं, और जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी फिशेज होती हैं, वो मरना स्टार्ट कर देती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए काफी ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया में ये पाया नहीं जाता था, बट ये यूके के जो हमारे भाई बहन थे, जिन्होंने आके हम लोग के ऊपर कोलोनाइज कर लिया, इंडिया को बंधक बना लिया, उनके ही कारनामे थे ये, वही लेकर आए थे इस टाइप के प्लांट्स। और अब ये साउथ एशियन नेशंस हैं जो भी, सब में पाए जाते हैं इस टाइप के प्लांट्स। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन्वेजिव स्पीसीज है, कहीं पे घुस जाए तो ये लगातार अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती है और आसपास का जो इकोलॉजी है उसको काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है वाटर हाइसिंथ के बारे में, है ना। वाटर हाइसिंथ का एक आप मुझे फायदा बताएंगे, वाटर हाइसिंथ किस काम में लाया जा सकता है, वाटर हाइसिंथ का एक मुझे आप फायदा बताने वाले हैं, ठीक है। आप सर्च करेंगे वाटर हाइसिंथ का क्या फायदा हो सकता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहीं पे आज के लिए वीडियो को रखते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। काफी लंबा हो जाएगा तो फिर पढ़ने मजा नहीं आएगा। आगे के एक दो टॉपिक्स बच गए, वो मैं कल के दिन कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।